नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पे। हमने जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसके अब तक 14 वीडियो आ चुके हैं। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें। आज का वीडियो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। यदि वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारे पास पहला प्रश्न, संप्रेषण के कितने प्रकार है? संप्रेषण के कितने प्रकार है? तो संप्रेषण जो होता है दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। उसके कितने प्रकार होते हैं? हमारे पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। तो संप्रेषण जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं, मूल रूप से दो प्रकार होते हैं, लिखित और मौखिक। वैसे किसी बुक के अंदर 5 दे रखे हैं और किसी बुक के अंदर 7 दे रखे हैं। तो संप्रेषण मूल रूप से दो प्रकार का होता है। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। किसने कहा था कि प्रारंभ में बालक हाथ पैर और नेत्र से सीखता है? तो हमारे पास ऑप्शन 1 नंबर रूसो, अरस्तु, अल्फ्रेड विने, प्लेटो। तो इसके अंदर हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन है रूसो ने कहा था कि प्रारंभ के अंदर बालक हाथ पैर और नेत्र से सीखता है। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न, जिन साथियों को इन प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं वो अब कमेंट बॉक्स में जरूर इनका आंसर लिखें। तो हमारे पास 3 नंबर प्रश्न, व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वह उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। यह किसने कहा है? हमारे पास ऑप्शन वाटसन, मैकडूगल, वीएफ स्किनर या सिगमंड फ्राइड। तो जिनको इसका आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो व्यवहार जो होता है वो मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, यह किसने कहा था? हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है मैकडूगल ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा कौन सी है? हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन है रुचि जो होती है वो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन, पहला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से, 3 नंबर सामूहिक बुद्धि परीक्षण से और 4 नंबर असामूहिक बुद्धि परीक्षण से। तो इसके अंदर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से, जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है तो उसका संबंध किससे? जलोटा परीक्षण से है। इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है? किसका कथन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो प्रेरणा है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, किसका कथन है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला क्रेच व क्रेचफील्ड का, जॉनसन का, वाटसन का या अरस्तु का। इसके अंदर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है क्रेच व क्रेचफील्ड, उन्होंने कहा था कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि किसका कथन है कि धर्म जो होता है वो मनुष्य के लिए अफीम के समान है। हमारे पास ऑप्शन, पहला मार्क्स का, सिगमंड फ्राइड का, अरस्तु का या बीएफ स्किनर का। इसके अंदर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है मार्क्स का, मार्क्स ने कहा था कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न, किसने कहा है कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न।
हमारे पास पहला ऑप्शन सीताराम चक्रवर्ती, श्री अरविंद भास्कर, या 4 नंबर ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो इसके अंदर हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है श्री अरविंदो ने कहा है कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसका कथन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो बालक का मस्तिष्क, यहाँ पे नोट करना है, मस्तिष्क, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसका कथन है? हमारे पास ऑप्शन डेनियल गोलमैन, जॉनसन, प्लेटो, अल्फ्रेड विने। तो इसके अंदर हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन है प्लेटो ने कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है हमारे पास, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, किसका कथन है? यहाँ पे लिखा हुआ है बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, पहले आया था बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, और यहाँ पे है कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, किसका कथन है? हमारे पास ऑप्शन पहला वैलेंटाइन, जॉन लॉक, क्रो एंड क्रो, और थॉर्न डाइक। तो इसके अंदर हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है जॉन लॉक ने कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान कोरा कागज के समान होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न है कि मस्तिष्क कोरा स्लेट लिखा हो तो उसका ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो, यदि मस्तिष्क को कोरा कागज बताया गया हो तो वो हो जाएगा जॉन लॉक। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, बालक का मन कोरा कागज होता है, किसका कथन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि बालक का मन कोरा कागज होता है, किसका कथन है? इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन पहला रूसो, 2 नंबर ऑप्शन प्लेटो, 3 नंबर जॉन लॉक, 4 नंबर डेविडसन। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन रूसो ने कहा है कि बालक का मन कोरा कागज होता है। ये अलग अलग प्रश्न है, इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रश्न बने हैं कि पहला प्रश्न था कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, वो तो किसने कहा? प्लेटो ने। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न था कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, वो जॉन लॉक ने। उसके बाद में बालक का मन कोरा कागज होता है, किसने कहा है? रूसो ने कहा है। इस प्रकार 3 प्रश्न थे, अलग अलग बुकों में थे और वहां से मैंने कलेक्ट किए हैं। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, किसका कथन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, किसका कथन है? तो हमारे पास ऑप्शन पहला अरस्तु, महात्मा गांधी, विवेकानंद, जॉनसन। तो किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में निहित है। तो स्वस्थ शरीर में क्या निहित है? हमारे पास ऑप्शन स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ व्यवहार या उपयुक्त सभी। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निहित है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, अवदान का संबंध किससे होता है? जो अवदान होता है उसका संबंध किससे होता है? हमारे पास ऑप्शन शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से या नैतिक विकास से। तो अवदान का संबंध किससे होता है? मानसिक विकास से होता है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है। प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है, क्या कुछ आवश्यक है प्रभावी और उच्च अधिगम के लिए? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या नैतिक विकास। तो प्रभावी और उच्च अधिगम के लिए मानसिक विकास
बहुत ही जरूरी है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है, किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक है। कोई भी कार्य करते हैं उसको सीखते हैं तो उसकी सफलता के लिए क्या कुछ आवश्यक है। हमारे पास ऑप्शन पहला, उचित मानसिक विकास, उचित शारीरिक विकास, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी कार्य को सीखने में सफलता प्राप्त करने के लिए उचित मानसिक विकास और उचित शारीरिक विकास होना जरूरी है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मानसिक विकास की मंदता का प्रभावित करती है। तो मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है, तो किसको प्रभावित करती है। हमारे पास ऑप्शन बुद्धि को, अधिगम को, पर्यावरण को, अभिप्रेरणा को। तो मानसिक विकास की मंदता किसको प्रभावित करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है, बालक अपनी क्रियाओं को परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास किस अवस्था में करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक अपनी क्रियाओं का परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास किस अवस्था में करता है। हमारे पास ऑप्शन 5 से 6 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, या 8 से 9 वर्ष। तो बालक अपनी क्रियाओं को परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास किस अवस्था में करता है, तो वह 5 से 6 वर्ष की अवस्था में करता है। इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 19 नंबर प्रश्न, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो शिक्षा होती है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन किसका है। तो हमारे पास ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन, 2 नंबर स्वामी विवेकानंद, 3 नंबर महात्मा गांधी, 4 नंबर अरविंद कुमार। तो इसके अंदर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, इन्होंने कहा है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय एकता है उसका प्रमुख आधार क्या है। हमारे पास ऑप्शन शिक्षा, धर्म, जनसंख्या, या भाषा। तो राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या होता है, शिक्षा होती है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 21 नंबर प्रश्न, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त होता है। करके सीखना, कोई भी काम करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त होता है। हमारे पास ऑप्शन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर हमारे पास जो 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अवस्थाओं के अंदर करके सीखना उचित होता है। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं। हमारे पास ऑप्शन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या उपयुक्त सभी। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके अंदर किशोरावस्था के जो लक्षण है वो शीघ्र ही दृष्टिगोचर होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है। ऑप्शन हमारे पास शैशवावस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या उपयुक्त सभी। तो काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर किस अवस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 24 नंबर प्रश्न है,
4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलने की लगभग अवस्था है। तो कोई भी बालक बच्चा है वह 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोल सकता है, तो वह कितने वर्ष का है? तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है 3 वर्ष का, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष। तो यदि कोई बालक 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलता है तो वह 3 वर्ष का होगा। इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, एक बालक किसी को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, वह कौन सी अवस्था है? हमारे पास ऑप्शन चेतन, अचेतन, अर्धचेतन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन है अर्धचेतन। अर्धचेतन अवस्था में इसलिए बालक को उस व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहा है। ऑप्शन प्रश्न क्या है हमारे पास, एक बालक किसी को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, वह कौन सी अवस्था में है? तो कौन सी अवस्था में होगा? अर्धचेतन की अवस्था में होगा। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न, कौन सी अवस्था में बालक सबसे अधिक ऊर्जावान होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कौन सी अवस्था में बालक सबसे अधिक ऊर्जावान होता है? हमारे पास ऑप्शन पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपयुक्त सभी अवस्थाओं में। तो सबसे अधिक ऊर्जावान बालक बाल्यावस्था में होता है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 27 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अवस्था में या किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। किस आयु तक? 8 से 9 वर्ष तक, 9 से 10 वर्ष तक, 10 से 11 वर्ष तक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक या वर्ष तक क्या हो जाता है? बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिया पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 28 नंबर प्रश्न, परिवर्तन का संबंध किस अवस्था से है? बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है कि परिवर्तन का संबंध किस अवस्था से है। जिनको आ रहे हैं प्रश्न के उत्तर वो कमेंट बॉक्स में जरूर इनके आंसर बताएं। तो हमारे पास ऑप्शन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है 3 नंबर, परिवर्तन का संबंध किस अवस्था से है? किशोरावस्था से है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि कहते हैं। यह कथन किसने दिया है या किसने कहा है? तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि कहते हैं, यह कथन किसने दिया है? तो हमारे पास ऑप्शन पहला वैलेंटाइन ने, जॉन लॉक ने, क्रो एंड क्रो ने या थॉर्नडाइक ने। तो इसके अंदर हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है या वो मंद बुद्धि होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 30 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य में लिंग संबंधी चेतना निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य में लिंग संबंधी चेतना निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में होती है? हमारे पास ऑप्शन पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन है किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर मनुष्य को लिंग संबंधी चेतना का ज्ञान होता है। उसके बाद में हमारे पास 31 नंबर प्रश्न है, बालक एवं बालिकाओं का सामाजिकरण अलग अलग क्यों होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक और बालिकाओं का सामाजिकरण
अलग अलग क्यों होता है। इसके अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन शारीरिक बनावट में अंतर के कारण, 2 नंबर ऑप्शन ईश्वरीय रचना के कारण, 3 नंबर दोनों की अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण, 4 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बालक और बालिकाओं का सामाजिकरण अलग अलग क्यों होता है? दोनों की अलग अलग भूमिका होने के कारण उनका सामाजिकरण होता है अलग अलग। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 32 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। निम्नलिखित में से पारिवारिक सामाजिकरण में सर्वोत्तम साधन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से पारिवारिक सामाजिकरण में सर्वोत्तम साधन है। 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास परंपराएं, व्यवहार, स्थिति या कार्य भाग। तो इसके अंदर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है परंपराएं जो होती है वो पारिवारिक समाजीकरण में सर्वोत्तम साधन होती है या समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद में हमारे पास 33 नंबर प्रश्न, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पे आधारित होनी चाहिए। हमारे पास प्रश्न के ऑप्शन शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। इसके अंदर हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है कि जो खेल पद्धतियां हैं या खेल विधियां हैं वो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में भी मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। हमारे पास 34 नंबर प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, 2 नंबर बोझ बढ़ाने की तकनीक से, 3 नंबर ऑप्शन मन का चित्र बनाने से या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वंश का अध्ययन आनुवंशिकता के प्रभाव देखने के लिए किया गया था या किए गए थे? प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से वंश का अध्ययन आनुवंशिकता का प्रभाव देखने के लिए किया गया था? तो हमारे पास पहला ऑप्शन कालिकाक वंश, ज्यूकस वंश, एडवर्ड वंश या उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर हमारे पास जो 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इन सभी का अध्ययन आनुवंशिकता के प्रभाव को देखने के लिए किया गया था। उसके बाद में 36 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसने कहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण जैसे शब्द अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण जैसे शब्द अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं? हमारे पास ऑप्शन आर डेविस, गाल्टन, वाटसन या लेम्बले। तो यह किसने कहा है? हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन है आर डेविस। आर डेविस ने कहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण जैसे शब्द अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं। उसके बाद में हमारे पास 37 नंबर प्रश्न है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो संग्रह की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? शिशु में, बालक में, किशोर में या प्रौढ़ में? संग्रह की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? तो जो बालक होता है उसमें सबसे अधिक संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। 2 नंबर ऑप्शन सही
हो जाएगा। उसके बाद में 38 नंबर प्रश्न है हमारे पास, समाजीकरण। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? हमारे पास ऑप्शन चमत्कारिक, अंतःक्रियात्मक, भावात्मक या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो इसके अंदर हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है अंतःक्रियात्मक। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद में 39 नंबर प्रश्न है हमारे पास, समाजीकरण। समाजीकरण द्वारा मानव शिशु कैसा व्यवहार करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाजीकरण द्वारा मानव शिशु कैसा व्यवहार करता है। हमारे पास ऑप्शन पहला, अपनी इच्छा अनुसार, 2 नंबर ईश्वर की इच्छा अनुसार, 3 नंबर समाज की प्रत्याशा अनुसार, 4 नंबर उपयुक्त सभी के अनुसार। तो समाजीकरण द्वारा मानव शिशु समाज की प्रत्याशा के अनुसार व्यवहार करता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 40 नंबर प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होता है। हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन है समाजीकरण। समाजीकरण के द्वारा मानव शिशु सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होता है। उसके बाद में हमारे पास 41 नंबर प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चरित्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चरित्र क्या है? 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास व्यक्तित्व, नैतिकता, स्वभाव या उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर हमारे पास जो 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञानी के अनुसार चरित्र क्या है? व्यक्तित्व है, उसका नैतिकता और स्वभाव, सभी के सभी उसके चरित्र के अंदर शामिल होते हैं। 42 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है। तो जो संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? हमारे पास ऑप्शन शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या उपयुक्त सभी अवस्थाओं में। तो 42 नंबर के अंदर हमारे पास संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है। किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था के अंदर सबसे अधिक होती है। इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 43 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा सम्मिलित है। तो प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा सम्मिलित है 1 से 5 तक, 3 से 5 तक, 1 से 8 तक या 3 से 8 तक। तो प्रारंभिक शिक्षा में 1 से 8 तक की कक्षाएं सम्मिलित है। उसके बाद में हमारे पास 44 नंबर प्रश्न है, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास में कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? तो 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास के कितने किलोमीटर की दूरी में भीतर स्थापित किया जाएगा? तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है 1, तो 1 किलोमीटर के अंदर 1 से 5 तक के बालकों के लिए स्थापित स्कूल किए जाएंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 45 नंबर प्रश्न, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो इसके अंदर आर्थिक रूप से कमजोर बालकों के लिए निजी स्कूलों में 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में हमारे पास 46 नंबर प्रश्न है, RTE के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। तो RTE के अनुसार 6 से 8 तक के छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? छात्र और शिक्षक 35:1, 30:1, 40:1 या 50:1। तो इसके अंदर जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 6 से 8 तक की कक्षा में 35 बच्चे हैं तो उसके ऊपर 1 टीचर होगा।
1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 47 नंबर प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो संविधान की किस धारा में 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसके अंदर हमारे पास जो 4 नंबर ऑप्शन है 45 धारा 45 के अंदर 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में हमारे पास 48 नंबर प्रश्न है, एक शैक्षणिक वर्ष में 1 से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस है। तो एक शैक्षणिक वर्ष में 1 से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य कितने होने चाहिए? हमारे पास ऑप्शन 100, 120, 180 या 200। तो 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए? शैक्षणिक वर्ष के अंदर 200 कार्य दिवस होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 49 नंबर प्रश्न है, एक शैक्षणिक वर्ष में 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस है। तो न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं? 6ठी से 8वीं तक के 220 होते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का राजस्थान में नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का राजस्थान में नाम है। क्या नाम है राजस्थान में? तो इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राजस्थान में इसका क्या नाम है? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। तो यह अधिनियम राजस्थान के अंदर 2011 से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका नाम हो गया राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।